करें सर। तो डॉक्यूमेंट ओरल एविडेंस के बाद अब आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, 61 to 73, 74 to 78, 79 to 90। अब हम पहला टेकअप करते हैं 61 to 73। 61 सिंपली कहता है कि कंटेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट का है वो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होगा, और अगर प्राइमरी नहीं है, लॉ प्राइमरी अगर नहीं है तब सेकेंडरी एविडेंस होगा। यही 61 यही कहता है। 62 कहता है कि डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस। 62 में डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी किसको कहते हैं? द ओरिजिनल इटसेल्फ इज प्राइमरी एविडेंस। पूरा 62 वही है। 61 में तो ये बताया, 62 है डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस। क्या कहलाता है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ produced for the inspection of the court. अब explanation 1 है, where a document is executed in several parts, each part is a primary evidence. Where a document is executed in counterpart, each counterpart is a primary evidence. Where a number of documents are all made by one uniform process. जैसे ये दूसरा explanation हुआ कि अगर कोई ओरिजिनल बनाया जा रहा है एक ही प्रोसेस से, जैसे कार्बन कॉपी रख के सेवरल कॉपी बनाए, तो जितना कॉपी बनेगा वो सब ओरिजिनल होगा, वो सब प्राइमरी होगा। एक कार्बन रख करके इसीलिए सेकंड एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस। इस प्रोसेस से अगर बनता है, प्रिंटिंग से, लिथोग्राफी से, फोटोग्राफी से, तो उसका हर कॉपी क्या होता है? ओरिजिनल कहलाता है, वही प्राइमरी कहलाता है। अब 62 हो गया डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस। 63 है डिफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस हम किसको कहते हैं? पूरा से 63 लिखा हुआ है। सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेन कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, जैसे फोटो कॉपी हम किया, which is themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies made from or compared with the original counterparts of documents as against the parties who did not execute them. Oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen the. तो ये सब सेकेंडरी एविडेंस है। मोस्टली कॉपी है, ओरल भी है। अगर कोई आदमी कहता है कि फला डॉक्यूमेंट हमने देखा था, उसमें ये लिखा हुआ था, ये भी सेकेंडरी एविडेंस हुआ। लास्ट में यही कहता है कि ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन। तो ये आया सेकेंडरी एविडेंस का। अब 64 कहता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। अब ये कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट का प्रूफ होगा बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूफ बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। यानी पहला शर्त है कि आपको 64 ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो दोनों डिफिनेशन हुआ, प्राइमरी का डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस और डिफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। ये 63 हुआ। 64 में कहता है क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रूव होगा बाय प्राइमरी एविडेंस ही ओनली, एक्सेप्ट अगर कोई प्रोविजन दिया गया है इस लॉ में, एविडेंस एक्ट में, कि कहाँ कहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस से डॉक्यूमेंट प्रूव किया जाएगा। ये 64 से भी। अब 65 इंपॉर्टेंट हुआ।
ये तो हुआ कि खाली प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होगा। 65 है कि कौन सा सर्कमस्टांस है जिससे सेकेंडरी एविडेंस के जरिया द्वारा को कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाए। तो ये 64 और 65 है। 64 कह रहा है कि प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होगा, 65 सर्कमस्टांस शो कर रहा है कि किस सर्कमस्टांस में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। ये सर्कमस्टांस इसमें मेंशन है। इसको पहला सर्कमस्टांस है व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be, any person out of reach or not subject to the procedure of the court, or any person legally bound to produce, and when after the notice mentioned in section 66 subject does not produce। तो कहता है कि अगर इसमें एक सेक्शन और इस्तेमाल होता 66 कि अगर जो डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है किसी दूसरे आदमी के पास है, मेरे पास नहीं है, तो वैसी हालत में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। जब शर्त यह है कि 66 में उस आदमी को नोटिस देना ज़रूरी होगा कि आप फलां डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए ताकि हम कोर्ट में प्रूव कर सकें। ये 66 यही कहता है सिंपल। तो 65 क्लॉज 1 के लिए सेक्शन 66 है। नोटिस देना जरूरी है। अगर किसी अपोनेंट के पास है या किसी और आदमी के पास है कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं दे रहा है तो आप नोटिस पहले उसको दीजिए, तब सेकेंडरी एविडेंस आप ला सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये हुआ। और 65 में और कई है, जैसे कोई अप टू जी तक है, ए से लेके ए टू जी कि किस सर्कमस्टांस में सेकेंडरी एविडेंस आप एडमिसिबल हो सकता है। तो एक दो ठो मेन है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट खो गया है, लॉस्ट हो गया है, तो वैसी हालत में सेकेंडरी एविडेंस आपको है। या ये है एक है कि अगर दोनों एडमिट कर लिया है दूसरा, when the existence condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom, अगर कोई जिसके खिलाफ हम यूज करने जा रहे हैं वो एडमिट कर लिया कि हाँ ये कंटेंट्स है, तो वैसी हालत में सेकेंडरी एविडेंस इज अवेलेबल अलाउड। when the original has been destroyed, ये हम कह रहे थे, और लॉस्ट सी में है when the original is of such a nature as not be easily movable, easily movable नहीं है। when the original is a public document, अगर public document है तो when the original is a document of which is certified copy is permitted, when the original consists of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is the general result of the whole collection। ये जी तक जो है ये बतलाता है कि कौन सर्कमस्टांस में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में है। 65 अमेंड किया गया, 65A, 65B, 65A और B दो अमेंड हुआ है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के बारे में। अब 66 बता चुके हैं रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस कि जिस आदमी के पास है उसको पहले 61 क्लॉज 1 के अंतर्गत सेकेंडरी एविडेंस यूज करने के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि आप 66 में उसको नोटिस दें। 67 बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 कहता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज्ड टू हैव साइन और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। कि अगर मान लिया कोई डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, उसके लिए किसका सिग्नेचर है, कौन सील है, किसके लिखावट में है,
ये बात आना ज़रूरी है। किसी की चिट्ठी है या कोई डीड है, तो डीड आप रिलेवेंट तो हो गया, वो रिलेवेंट है मान लिया, लेकिन उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे एविडेंस में लावेंगे? ये तरीका बदलाया गया है कि कोई आदमी किसी की चिट्ठी है या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें बताना होगा किसने एक्सिक्यूट किया, किसके सिग्नेचर से है, किसके हैंडराइटिंग में है। इस सारी बात 67 बतलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ ट्रायल में ही आता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर एज एविडेंस लाने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई आदमी आगे कहे कि हम उससे अकाउंटेड हैं, सिग्नेचर हम जानते हैं, पहचानते हैं। यही तरीका है किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर एज एविडेंस लाने का। ये 67 हुआ। 68 हुआ प्रूफ ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। 68 क्या कह रहा है कि ऐसा डॉक्यूमेंट, बहुत सा सेल डीड है, जैसे डीड ऑफ गिफ्ट है या मॉर्गेज डीड है, इसमें अटेस्टिंग विटनेस का होना ज़रूरी है। तो उसी के लिए कह रहा है जिस डॉक्यूमेंट में अटेस्टिंग विटनेस का होना ज़रूरी है उसको कैसे प्रूव किया जाए। ये 68 यही बतला रहा है। उसमें कम से कम जो अटेस्टिंग विटनेस उसका है उसको आके गवाही देना होगा, कहना होगा कि मेरे सामने ये एक्सिक्यूट हुआ, हम सिग्नेचर पहचानते हैं, हम लिखावट पहचानते हैं, मेरे सामने सारी बात। इसको आगे 68 यही कहता है। 69 क्या कहता है कि अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिला 68 में, तब कैसे जाएगा? अटेस्टिंग जैसा 68 बतला रहा कि अटेस्टिंग विटनेस होना ज़रूरी है। अगर नहीं मिला, अटेस्टिंग विटनेस मर गया या नॉट फाउंड, तब क्या होगा? इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट पर्पज टू हैव बीन एक्सिक्यूटेड इन द यूनाइटेड किंगडम, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. तब उसको कोई भी आदमी प्रूव कर सकता है कि जो अटेस्टिंग विटनेस है ये उसका सिग्नेचर है, और जो एक्सक्यूशन किया है वो उसका सिग्नेचर है। ये सब कोई थर्ड पर्सन तब कर सकता है, अदरवाइज नॉट। उसके बाद है 70, एडमिशन ऑफ एक्सक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अगर कहता है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ एक्सक्यूशन एज अगेंस्ट हिम दो इज टू बी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो अगर अटेस्ट जो पार्टी है वो खुद एडमिट अगर कर रहा हो तो अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं है। समझ गए? 71, प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एक्सक्यूशन। अगर अटेस्टिंग विटनेस जो ऊपर में जो तीनों सेक्शन है डिनाई करता कि नहीं मेरा सिग्नेचर नहीं है, हम मौजूद नहीं थे, तब क्या होगा? इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एक्सक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इस एक्सक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। तब अदर एविडेंस से आप प्रूव कर सकते हैं कि भाई झूठा बोल रहा है या इसको याद नहीं है। अब 72 हुआ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। An attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested. मान लिया कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो अटेस्टेड है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। लॉ में कहता है जैसे गिफ्ट बतलाया, मॉर्गेज बतलाया या व्हील डीड बतलाया, ये सब में अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी डॉक्यूमेंट है जिसमें ज़रूरत लॉ नहीं कहता कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी अटेस्टेड है, तो उसको माना जाएगा कि अनअटेस्टेड है। यही कहता 72। 73 में है कि कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विथ अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड। अगर कहता है कि कोई एडमिटेड डॉक्यूमेंट है तो उससे जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है उसका सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, सील
कंपेयर किया जा सकता है। आज आज भर इतने, नेक्स्ट ईयर।